नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर जी। लोकेंद्र जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लोकेंद्र जी, सीधा सवाल आपसे कर लेता हूं कि आखिर क्या ऐसा आपने एक आभा मंडल निर्मित किया है, आपने और आपकी पार्टी ने, कि विपक्ष अब ये आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है मीडिया बहुत ज़्यादा बायस्ड हो गया है, यहाँ तक कि अब एक गोदी मीडिया की भी संज्ञा दी जाने लगी है। तो ये क्या आकर्षण है, कैसे करते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि मीडिया अपना काम कर रहा है। साहित्य समाज का दर्पण होता है और आज का जो मीडिया है जी, वो समाज को ये बताता है कि क्या करणीय है और क्या करनी नहीं है। उसके लिए मीडिया के बंधु तपती दोपहरी में, कड़कड़ाती सर्दी में, बारिश में दिन रात काम करते हैं और तथ्यों को लेकर आते हैं जी। अगर तथ्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठीक दिशा में काम कर रही है तो मीडिया अपने धर्म का निर्वाह कर रहा है। मुझे लगता है इस प्रकार की बातें करके मीडिया को लांछित नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को मीडिया के परिश्रम और परिपक्वता की जानकारी नहीं है वे लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है 1.5 महीने से जी, कोरोना का संकट साथ में आया मध्य प्रदेश में। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 23 तारीख की शपथ के बाद 1 मिनट भी खराब नहीं किया, सीधे बल्लभ भवन पहुंचे, कोरोना को लेकर योजना बनाना शुरू की, क्योंकि पिछली सरकार ने कोरोना की चिंता नहीं की, आईफा की चिंता की और कोरोना उस शहर में फैलता रहा जहां आईफा का आयोजन होना था। तो ऐसी परिस्थितियों में जब कोई सरकार ठीक दिशा में काम करती है तो मीडिया का धर्म है कि वो चीजें समाज के बीच में जाएं। भारतीय जनता पार्टी पूरा संगठन वार्ड तक, पोलिंग बूथ तक लोगों की चिंता कर रहा है, मास्क बांट रहा है, भोजन दे रहा है, जूते चप्पल पहना रहा है। लगभग 3 करोड़ लोगों तक हम पहुंचे अलग अलग रूप में। अब ये सब बातें मीडिया दिखाता है तो मुझे लगता है कि जिनको काम नहीं करना है उनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। जी, एक और बात आपसे पूछना चाहूंगा कि लगातार ये आरोप आप पर पिछले कुछ वर्षों से लगता रहा है कि आप टेलीविजन और विज्ञापन की सरकार है। हालांकि ये अलग बात है कि सरकार में आने के बाद जिन्होंने ये कहा उन्होंने उतने विज्ञापन जारी किए जितने आपने भी नहीं किए थे, लेकिन अच्छी चीज का प्रचार प्रसार भी अच्छी बात है। वो ये कहते हैं कि आप जो प्रचार प्रसार करते हो वो तथ्यात्मक नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ एक ख्याली पुलाव होता है, एक आभा मंडल होता है भ्रम का, जिसमें जनता उलझ जाती है, भ्रमजाल फैला देते हो आप। देखो, सामान्य तौर पर यह कहा जाता था कि बुराई आग की तरह फैलती है जी, लेकिन हम ये कहते हैं कि समय बदल गया है। अब अच्छाई जो है खुशबू की तरह फैलना चाहिए समाज के बीच में। अगर कोई लोग ठीक काम कर रहे हैं और मीडिया उस दिशा में आगे बढ़ रहा है, मीडिया एक महत्वपूर्ण और जिम्मेदार अंग है लोकतांत्रिक व्यवस्था का। और लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है? जनता की सरकार, जनता के लिए और जनता के द्वारा। तो मीडिया उसे अछूता नहीं है। जनता को जो सही खबर है दिखाना ही चाहिए। विज्ञापन भी उसका एक जरिया है, खबर भी उसका एक जरिया है, फीचर भी उसका एक जरिया है। मैं मीडिया का आदमी, मैं जानता हूं। आज देखिए, जो रेयर है वो खबर है। खबर कौन सी पढ़ी जाती है, खबर कौन सी देखी जाती है? जो रेयर होती है। इसलिए आज के समाज में अच्छा काम रेयर है और जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो रेयर है वो खबर है, और वो खबर है इसलिए समाज के बीच में जा रही है। लेकिन जो लोग काम नहीं करना चाहते, मैं निवेदन कर रहा हूं, कोरोना का संकट ही देख लीजिए आप। पूरी कांग्रेस, कमलनाथ जी सहित नीचे तक उनके बड़बोले नेता क्या ये बताने की स्थिति में है कि 1 लीटर पानी भी उन्होंने किसी को उपलब्ध कराया, 1 जोड़ी जूते चप्पल भी किसी को उपलब्ध कराए, एक स्थान पर किसी गरीब को भोजन कराया, किसी मजदूर के पांव के छाले पर मलहम लगाई? एक काम कर नहीं रहे। हम पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी इस समय एक सामाजिक आंदोलन बन चुकी है। हम अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। हमें चिंता नहीं है किसी बात की, किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि इस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। केवल समाज को बचाने का अभियान, समाज को राहत पहुंचाने का अभियान पूरी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, शिवराज जी के नेतृत्व में, और वीडी शर्मा जी हमारे युवा नेता, युवा अध्यक्ष हमको मिला है। आज ही उन्होंने सैकड़ों लोगों को जूते चप्पल पहनाए अपने हाथ से सड़क पर बैठकर। ये कोई मामूली बात नहीं है। सर, जैसा कि आपने कहा कि आप अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं और एक तरीके से एक नई संज्ञा दी आपने अच्छा करने को, कि आजकल जो रेयर है
वो अच्छाई है। तो जब रेयर करेगा इंडिया वही खबर तो शेयर करेगा इंडिया। तो आप रेयर कर रहे हैं यानी कि अच्छा कर रहे हैं, इसलिए इंडिया उसको शेयर कर रहा है। और शायद यही वजह है कि इंडिया केयर भी कर रहा है और जो निर्णय आपके पक्ष में आता है वो फेयर भी कर रहा है। लेकिन बार बार फिर से सवालात विपक्ष उठाता है कि ये जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं उसमें सरकार की कोई तैयारी नहीं है और लोग परेशान हो रहे हैं और भाषणों से काम नहीं चलता। पहले वो कह रहे थे हालांकि कि बड़ा राहत पैकेज देना चाहिए था, अब राहत पैकेज भी आ गए हैं, तब भी वही प्रश्न वही आरोप बरकरार है। क्या कहेंगे? देखो, लोकतंत्र में किसी को बोलने से नहीं रोका जा सकता, लेकिन जनता सबका परीक्षण और निरीक्षण कर रही है। जनता को यह पता है कि जिस मुख्यमंत्री के नेता ने, राहुल गांधी ने 40 दिन पहले बता दिया कि कोरोना दस्तक दे रहा है, उस नेता का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में 40 दिन तक सोता रहा। 23 तारीख तक, जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया सुबह, तब तक उन्होंने कोई भी तैयारी, एक बैठक, एक निर्देश कोरोना के संबंध में जारी नहीं किया। आईफा अवार्ड की कितनी चिंता थी, उसके किस प्रकार के चित्र समाज के सामने आए हैं, उसका मैं जिक्र करना नहीं चाहता। लेकिन हमने जब से कमान संभाली, उस समय एक पीपीई किट नहीं थी मध्य प्रदेश में, टेस्टिंग होती थी 16 केवल, आज 4000 प्रतिदिन हो रही है। 450 बसें लगाकर 3 लाख लोगों को, मध्य प्रदेश के मजदूरों को हम घर पहुंचा चुके हैं। 50 ट्रेनें अभी तक मध्य प्रदेश में आ चुकी हैं, 40 ट्रेनें और आने वाली हैं, 90 ट्रेनें हमने मांगी हैं और अभी अध्ययन चल रहा है कितनी ट्रेनें और चाहिए। मैंने आपको पूर्व में भी बताया, कांग्रेस के मित्र बताएं, मैं निवेदन कर रहा हूं कि उनका सामाजिक योगदान इस संकट में क्या है। कांग्रेस के लोग भी, उनके समर्थक भी इस प्रदेश में वास करते हैं। कम से कम अपनी पार्टी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की चिंता कर लेते, कुछ नहीं कर पा रहे तो उन तक भी नहीं पहुंच रहे। केवल चिट्ठियां लिखना, ट्विटर पर चिड़िया ची 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 करना या फेसबुक पे लिखना या 2 पत्र रोज लिख देना, उससे क्या हासिल होने वाला है? समाज के बीच में भय का वातावरण बनाना, अनिश्चितता का वातावरण बनाना, इस प्रकार की परेशानियां पैदा करना, ये सामाजिक अपराध कांग्रेस कर रही है। ये समाज को बरगला रही है कांग्रेस सरकार। हमारे मुख्यमंत्री ने दिग्विजय सिंह जी से, कमलनाथ जी से और हमारी उमा भारती जी से सबसे चर्चा की। उमा जी ने अपने सुझाव दिए, कमलनाथ जी ने सुझाव के बदले में चिट्ठियां लिखी जो पैनिक पैदा कर रही हैं। और उनके कुछ नेता, जो इस समय कोई विपक्ष का नेता बनना चाहता है, कोई कमलनाथ जी का और खासम खास बन के उनकी जगह लेना चाहता है, वे इस प्रकार की चर्चाएं कर रहे हैं कि इतने लोग मर रहे हैं, आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, लोग दफनाए जा रहे हैं। कैसा वातावरण बना रहे हैं आप? गैर जिम्मेदाराना विपक्ष है मध्य प्रदेश में। शर्म आती है और दुख होता है मुझे। मीडिया में विपक्ष के द्वारा यह बात बार बार कही जा रही है कि जो मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार है वो इस वजह से टाला जा रहा है कि अब जो सिंधिया जी के लोग आए हैं वो न तो रीति नीति से भारतीय जनता पार्टी के हैं, न दिलो दिमाग से हैं, न अपने जेहन से हैं, न अपनी निष्ठाओं से हैं। तो एक द्वंद्व चल रहा है और जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा एक पोखरण विस्फोट होने वाला है और उसी विस्फोट में कांग्रेस अपनी संभावनाएं भी देख रही। नवीन जी, 2 बातें हैं जी। मनुष्य पैदा होता है बिना संस्कार, बिना कपड़ों के, लेकिन जब जिस प्रकार के परिवार में पलता है वैसे संस्कार, वैसी आभूषण, वैसी वेशभूषा उसकी विकसित होती जाती है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी लोग शामिल हुए हैं वे भारतीय जनता पार्टी परिवार के अंग हैं। वे किसी गुट के, किसी समूह के, इस नजर से हम कभी उनको नहीं देखते। जो भारतीय जनता पार्टी में लोग आए हैं उनके बलिदान को, त्याग को आप समझिए और वो भी कांग्रेसी भी समझें। उनके अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, उससे तंग आकर उन्होंने अपनी विधायकी का बलिदान किया, उन्होंने अपने मंत्री पद का बलिदान किया। कोई छोटी मोटी बात नहीं है जी। कोई व्यक्ति ऐसे अनिश्चितता के अंधेरे में तभी उतर सकता है जब उसके सम्मान को ठेस पहुंचती है, जब कोई ऐसा काम होता है जो बर्दाश्त के काबिल नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में वे शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है कि जैसे अन्य कार्यकर्ता हैं उसी प्रकार से वो कार्यकर्ता हमारे लिए हैं। और कल को वो चुनाव के मैदान में जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो पहले थे और जो बाद में बने हैं, वे पूरी ताकत लगाएंगे और एक मजबूत सरकार जो आज हमने दी है, एक निर्णायक सरकार दी है, एक संवेदनशील सरकार दी है, उसको मजबूती के साथ आगे चलाने के लिए काम करेंगे। जिस प्रकार से एक और आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये लगाया जा रहा है कि ये तोड़-फोड़ की राजनीति जो आपने शुरू की है, ये कोई बहुत ऐसा चातुर्य भरा काम नहीं है, ये ऐसा नहीं है जो बहुत रेयर हो, ये कोई भी कर सकता है। अब चूंकि आपने शुरुआत कर दी है तो अब कांग्रेस से भी
ये शुरुआत हो चुकी है और कमलनाथ जी के संपर्क में कई भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, ऐसा कांग्रेस पहले भी कहती रही और अभी भी ये बात चर्चा में सामने आई है। तो ऐसा ना हो कि जो आपने कांग्रेस के साथ किया है वो आपके साथ हो जाए। देखिए नवीन जी, कमलनाथ जी बहुमत लेकर सरकार में आए थे क्या? उन्होंने कुछ लोगों से बातचीत करके सरकार बनाई। हम नहीं कह रहे तोड़ फोड़ करके बनाई, लेकिन यदि इस शब्दावली का वो इस्तेमाल करते हैं तो हम भी कह सकते हैं कि आपने तोड़ फोड़ कर खरीद कर सरकार बनाई। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार की आपने सरकार चलाई, कौन कहता है दुनिया में कि हमने सरकार गिराई? हम तो बराबर कह रहे थे कि ये सरकार अपने अंतर विरोधों से गिरेगी, और वही हुआ। आपके भीतर आपके एक विधायक ने, एक मंत्री ने कहा कौन शराब माफिया है, कौन जो है रेत माफिया है। एक मंत्री ने कहा कि रेत का पैसा ऊपर तक पहुंचता है, ऊपर कौन है? स्वाभाविक रूप से कमलनाथ जी थे या सोनिया जी थी, और तो कोई था नहीं। तो इस प्रकार की चर्चाएं जिस दल में लगातार होती रही, सरकार पूरे समय अस्थिर रही। फिर जिनका स्वाभिमान डगमगाया, उनको लगा कि ये हमारे स्वाभिमान पर चोट है, इस प्रकार की सरकार में शामिल रहना ठीक नहीं है, वे सरकार से बाहर चले गए, इस्तीफा देकर गए। हमने कोई तोड़फोड़ नहीं की। कांग्रेस अपने कर्मों से, आपने अपने वचन पत्र का काला मुंह किया, सब लोग विचलित हुए। सिंधिया जी ने कहा कि भाई ये वचन पत्र में कहा है उसको पूरा करिए, उन वचनों को पूरा किए। आपने वचन पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा मैं सड़क पर उतर जाऊंगा, तो कमलनाथ जी ने दम्भ के साथ कहा कि तो उतर जाओ। जब उनके नेता को इस प्रकार की चर्चा होगी तो निश्चित तौर पर एक स्वाभिमानी व्यक्ति सब कुछ अपना दांव पे लगाएगा। उन्होंने लगाया। हम कहते हैं उन्होंने त्याग किया है, बलिदान दिया है अपना। जिस प्रकार से शिवराज जी कहते रहते थे सत्ता जाने के बावजूद भी कि टाइगर जिंदा है और ठीक से काम करो अन्यथा फिर हम वापस आ जाएंगे, वो ये चेतावनी देते रहते थे, वो आ गए। लेकिन अभी कांग्रेस ही कह रहे हैं कि अगला झंडा बंधन जब भी मध्य प्रदेश की धरा पर होगा तो माननीय कमलनाथ जी ही करेंगे बतौर मुख्यमंत्री। कमलनाथ जी वापस आएंगे, इस बात को लेकर कांग्रेस बहुत आश्वस्त है। नहीं, कमलनाथ जी या कांग्रेसियों को सपना देखने से कौन रोक सकता है? शेख चिल्ली भी सपना देखता था, वो भी देख रहे हैं, लेकिन शेख चिल्लियों के सपने कभी पूरे होते हैं क्या? मैं कह रहा हूं ना, झूठ और भ्रम की राजनीति करना ये कांग्रेस का काम है। और शिवराज जी ने कहा था टाइगर जिंदा है, तो इसलिए कहा था कि मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भी शिवराज जी ने एक दिन का विश्राम नहीं किया। पूरे मध्य प्रदेश में बाढ़ मंदसौर में आई तो शिवराज जी गए, बाढ़ श्योपुर में आई तो शिवराज जी गए, भिंड में आई तो शिवराज जी गए। बताएं कमलनाथ जी कहां गए? कमलनाथ जी का कोई अधिकारी, कमलनाथ जी का कोई मंत्री किसी कष्ट में, किसी किसान के बीच, किसी खेत में पहुंचा हो तो बताइए। तो टाइगर ने तब भी दौड़ लगाई थी, और टाइगर अब तेजी से दौड़ लगा रहा है, और अब टाइगर के पास सत्ता की ताकत भी है, इसलिए जन कल्याण भी उतनी तेजी से हो रहा है। जी, कांग्रेस ने लगातार आप पर आरोप लगाए कि 15 सालों तक आपने जमकर भ्रष्टाचार किया और उनकी सरकार आएगी तो एक एक चीज का हिसाब होगा। 15 महीनों में हिसाब किताब करने की कोशिश भी की, लेकिन अब चूंकि सरकार चली गई और आपने इधर 15 दिनों में ही एक समिति बना दी है मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कि जो कमलनाथ जी के कार्यकाल में जो भी निर्णय लिए, खासकर उस वक्त जब माननीय राज्यपाल महोदय जी ने बहुमत सिद्ध करने को लेकर पत्र लिख दिया था, तो उन सारे निर्णयों की समीक्षा करेगी, छानबीन की जाएगी। ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ रिवेंज की पॉलिटिक्स है। आप बताइए कि कांग्रेस को 18 महीने तक किसने रोका था जांच करने से? किसने रोका था सजा देने से? केवल पत्र लिखते रहे और बातें करते रहे। हमने हर आरोप पे कहा कि आप जांच कराइए, हम जांच फेस करने के लिए तैयार हैं। अगर जनता का कल्याण करना, जनता की भलाई करना यदि अपराध है तो वो अपराध हमने किया है। फिर भी आपको लगता है कि हम अपराधी हैं तो आप जांच कराइए। 15 महीने तक, 18 महीने तक एक भी विषय की जांच नहीं कराई। मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। इन्होंने राइटिंग में, वचन पत्र में कहा कि हम किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, हम युवाओं को 4000 रुपए भत्ता देंगे, हम बेटियों को स्कूटी देंगे, हम हर गांव में एक गौशाला बनाएंगे हर पंचायत में। एक भी काम नवीन जी किया है क्या? मैं IND 24 के माध्यम से पूछ रहा हूं कांग्रेस से, एक भी काम किया है क्या? क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के साथ छलावा नहीं है, धोखा नहीं है? क्या कांग्रेस के साथ जनता की अदालत में धोखाधड़ी का केस नहीं चलना चाहिए? ये इस प्रकार के लोग हैं, दूसरों पर आरोप लगाते हैं और अपने पाप धो नहीं पाते हैं। 18 महीने तक जांच क्यों नहीं की? लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं कि आरोप आपके ऊपर जो लगे हैं वो आपके मंत्रियों ने लगाए,
आपके विधायकों ने लगाए। इसका मतलब आरोपों में कितनी सच्चाई है। एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है, किसी ने अनाचार किया है, ट्रांसफर उद्योग चलाया है, माफियागिरी की है, तो निश्चित तौर पर आखिरी के 6 महीनों में तो जब उनको लगा कि जहाज डूबने वाला है तो उसमें से चूहे कूदने लगे थे भ्रष्टाचार के दनादन। इसलिए उन सब की जांच होना बहुत आवश्यक है। जी, लेकिन वो तो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता लोलुपता में आपने मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को कोरोना की गोद में बैठा दिया, कोरोना के हवाले कर दिया। अगर ये सरकार नहीं गिराते तो उनकी तैयारियां बहुत अच्छी थी। आपने एक स्थिर सरकार को अस्थिर करके और सत्ता परिवर्तन करके मध्य प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ किया है। मैं फिर कह रहा हूं कि सरकार हमने गिराई या सरकार इनके कुकर्मों ने गिराई, पहले तो ये तय हो जाए। हमारे विधायकों ने इस्तीफा दिया कि कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफा दिया? कांग्रेस के विधायक बाकायदा इस्तीफा देकर गए। आप उन विधायकों को आखिरी तक मनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे स्वाभिमान पर ठेस पहुंची है। भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार से वे तंग थे। उन्होंने अपनी विधायकी का बलिदान किया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हमने सरकार नहीं गिराई। और हम जब यहां से चले गए, ये विधायक जो इस्तीफा देके चले गए, क्षमा करिए, तो आपने स्वास्थ्य मंत्री बनाया प्रभारी तरुण भनोत को। ऐसा तो नहीं था कि आपका मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री नहीं था। वो तरुण भनोत ने क्या किया? कमलनाथ जी बताएं, एक बैठक उन्होंने की क्या कोरोना के लिए? 1.5 महीने में, 2 महीने में बैठक की। इंदौर के अधिकारियों को भोपाल बुलाया, जिस इंदौर में जमात इकट्ठी हो रही थी, जिस इंदौर में सीए के धरने को अप्रत्यक्ष रूप से कमलनाथ जी का समर्थन था। संविधान के विरुद्ध सीएए के लिए रैली निकाली कमलनाथ जी ने वोटों के लालच में। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति रैली निकाल रहा है संविधान के विरुद्ध, जो संविधान बन चुका है, जो अधिनियम बन चुका है, उसके विरुद्ध आपने रैली निकाली, गैर कानूनी काम किए। आपके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होना चाहिए। मुझे लगता है वो नैतिकता के आधार पर आज भी कमलनाथ जी को माफी मांगना चाहिए। वो सीए के धरने में जमाती आते रहे, जमाती जो है कोरोना फैलाते रहे, और आप उनको प्रोत्साहित करते रहे, क्योंकि एक वर्ग विशेष के वोट का लालच आपको था। आपने जो आपराधिक कृत्य किया है, इसके कारण से आज मध्य प्रदेश में कोरोना का स्वरूप दिखाई दिया है। लेकिन ईश्वर की कृपा है, कोरोना भयावह रूप लेता उससे पहले शिवराज जी आ गए और पूरी संवेदनाओं के साथ सारी व्यवस्थाएं की हैं। उन व्यवस्थाओं के कारण आज कोरोना संतुलन में है, पूरे वर्ल्ड में है। जो देश अपने आप को 1 क्लास स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करते हैं, उनके यहाँ हाहाकार मचा हुआ है। अरे कमलनाथ जी, कभी इटली की चर्चा करो, कभी अमेरिका की भी करो, कभी चाइना की भी करो, खासतौर पे इटली की जरूर करो जहां से आप प्रेरणा लेते हो। कम से कम ऐसा पैनिक पैदा मत करो समाज के भीतर। कोरोना को अलग रखो और राजनीति को अलग रखो। जी, शिवराज जी तो आपके पास थे, संवेदनाओं और भावनाओं से ओतप्रोत एक संवेदनशील व्यक्तित्व। अब महाराज भी आ गए हैं। वो महाराज जो कभी शिवराज के प्रतिद्वंदी हुआ करते थे, अब महाराज और शिवराज साथ साथ हैं। लोगों ने देखा भी मध्य प्रदेश में उनकी उपस्थिति के समय पर। लेकिन कांग्रेस अभी भी कह रही है कि ये 1 पे 11 नहीं होंगे, बल्कि ये 1 to 1 होंगे, आपस में उलझेंगे। तब समझ में आएगा इनको कि इन्होंने क्या किया है। वो विपक्ष में है, और ऐसा विकृत विपक्ष है जो सामाजिक संकट जब मध्य प्रदेश में आया हुआ है तब भी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है। कोरोना में जो लोग अपना जीवन गंवा चुके हैं उनकी लाशों पर रोटियां सेकना चाहता है। उनके जो माननीय मीडिया के प्रमुख हैं और कार्यकारी अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के, जीतू पटवारी साहब, वे क्या लिख रहे हैं अपने ट्विटर पे कि 500 इतनी मौतें हो गई, इतने 1000 लोगों को गायब कर दिया गया है, इतने कम आंकड़े बताए जा रहे हैं। ऐसी ओछी और घटिया राजनीति कांग्रेस कर सकती है, हम नहीं कर सकते। जीतू पटवारी जी ने तो बार बार कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार गिराने वाली है, षड्यंत्र कर रही है, मिशन लोटस पे लगी हुई है। और दिग्विजय सिंह जी और जीतू पटवारी जी को तो बहुत जद्दोजहद करते हुए देखा। उन्होंने तो सरकार बचाने के लिए पण प्राण लगा दिए। बेंगलोर के लिए कहा भी विधायकों से कि आप आ जाओ, रूठो मत, जाओ मत, सब किया। लेकिन जाने क्या आप लोगों ने उनको घुट्टी पिला दी थी कि वो आपके अलावा किसी की सुन नहीं रहे थे। जबकि आरोप ये भी लगा कि बंधक बना के रखा था। क्या समझाया ऐसा कि 22 लोग महाराज के साथ एक नेपथ्य में भारतीय जनता पार्टी में चले आए? नहीं, किसी ने कुछ नहीं समझाया। मैं बार बार कह रहा हूं, किसी के आत्मसम्मान को जब ठेस लगती है, जिनकी आस्था श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति थी, उन ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर कमलनाथ जी कहते हैं कि सड़क पर उतरना है तो उतर जाओ। उनकी अपनी एक स्थिति है इस देश में, उनकी एक राजनीतिक वजूद है। अगर इस प्रकार से किसी वजूद को आप ललकारेंगे तो स्वाभाविक है आदमी अपने सम्मान के लिए कुछ भी करता है। और देखिए,
सरकार किसने गिराई ये तो माननीय कमलनाथ जी खुद बता चुके हैं। जीतू पटवारी क्या बताएंगे? माननीय कमलनाथ जी खुद बता चुके हैं कि दिग्विजय सिंह जी ने मेरे साथ धोखा किया, मुझे अविश्वास में रखा, मैं उन पर विश्वास करता रहा, लेकिन अविश्वास की बात निकली। वो साफ साफ कहा है उन्होंने, एक बड़े टीवी चैनल पे चली है पूरी चर्चा। उन्होंने कहा है कि मैं दिग्विजय सिंह पे विश्वास किया इसलिए सरकार चली गई, नहीं तो सरकार नहीं जाती। देखो, हम बार बार कह रहे थे कि एक परछाई इस सरकार को चला रही है, उस परछाई का नाम दिग्विजय सिंह है। दिग्विजय सिंह अपने ही मुख्यमंत्री को पत्र लिखते रहे, और एक मंत्री ने, उमंग सिंगार ने तो यहां तक लिखा कि भाई ये इस माफिया को रोको कमलनाथ जी, रेत माफिया है, शराब माफिया है। कमलनाथ जी की क्या मजबूरी थी? कौन सी ऐसी चीज कमलनाथ जी की दिग्विजय सिंह के पास है कि वो बोल नहीं पा रहे थे और अंततः सरकार गंवा बैठे? उपचुनाव आ रहे हैं, उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को कहीं कांग्रेस ये ना कह दे चलो चलो। अभी भी पूरी तरह से चलो चलो हुआ नहीं है, अभी तो चले चलो वाली स्थिति है। 24 सीटों पर उपचुनाव होने, आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी इन 24 में से कितनी सीटों पर विजयश्री हासिल करेगी? देखिए नवीन जी, ये चुनाव किस मुद्दे पर होने वाला है? ये चुनाव कांग्रेस के भ्रष्टाचार, कांग्रेस के अत्याचार, कांग्रेस के ट्रांसफर उद्योग, कांग्रेस के वचन पत्र की वादा खिलाफी, इन्हीं मुद्दों पर होने वाला है। हम तो जब से सरकार में आए हैं तब से मानवता को बचाने में लगे हैं, और ये सरकार गिरी क्यों? इन्हीं सारे मुद्दों पर गिरी। अगर वचन पत्र का एक भी काम ये कर देते तो शायद ये स्थिति इनकी बनती नहीं। धोखा दिया, और कांग्रेस की क्या हैसियत है चुनाव हराने की, जिताने की? ये जनता का काम है, और जनता अच्छी तरह जानती है कि 18 महीने में कैसी त्राही त्राही हुई है। एक बेटी की शादी नहीं कराई इन्होंने। कन्यादान योजना में कहा 51,000 रुपए देंगे, 51 बेटियों को भी नहीं दिया। तीर्थ यात्राएं सीमित कर दी। एक किसान का 2 लाख का कर्जा माफ नहीं किया। बच्चे पूछ रहे हैं, युवा पूछ रहे हैं कि 4,000 रुपए कहां है हमारे? गौ माता सड़क पे पूछ रही है कि वो गौशाला कहां है भैया जो बनने वाली थी पंचायत में। सबका पैसा डकार गए, ये सबका पैसा डकार गए। अहिर्निश भ्रष्टाचार एक ही काम सरकार के पास था, और ये जनता जानती है। इसलिए कांग्रेस को जनता बताएगी कि उसकी हैसियत क्या है। अंतिम प्रश्न, इस बार भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा ट्रैक नहीं मिला है जिस पर आप सरपट दौड़ सकें। ये बाधा दौड़ है। सबसे पहली बाधा जो कांग्रेस कह रही है कि ये बाधा है आपके सामने, ये बाधा सामने खड़ी है कांग्रेस के नजरिए से। वो बाधा है कि आपके पास जो लोग आए हैं कांग्रेस से, वो भारतीय जनता पार्टी के रंग में आमूलचूल रंग पाएंगे या आक्रोश में आएंगे, एक बात। दूसरी बाधा है कि आपको उनको समाहित करना है, समायोजित करना है। तीसरा फिर है उपचुनाव। तो क्या इतनी बाधा दौड़ शिवराज जी अपने नेतृत्व में फतह कर पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो शीर्ष पर बैठा हुआ प्रतीक होता है, एक पूरा परिवार सारी चीजों को संचालित करता है, पूरा चुनाव भी लड़ता है, संगठन भी चलाता है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये ऐसा परिवार है कि इसमें जो आ गया उस परिवार का अंग है। फिर वो किसका करीबी और किसका नहीं करीबी, ये विषय भारतीय जनता पार्टी का न कभी रहा है न आगे कभी रहेगा। सिंधिया जी सहित जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, वो विषय समाप्त हो चुका है। वे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं। इसलिए उनके लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपना पूरी जान लगाकर काम करेगा, उनके सम्मान के लिए, उनकी विजय के लिए। इसका आप विश्वास मानिए। 24 सीटों में से 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है नवीन जी। ये अब चुनाव परिणाम जब आएंगे तो फिर हम दोनों जरूर मिलेंगे चाय के प्याले के साथ। जी, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। तो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पारासर जी कह रहे हैं कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी, और अब शिवराज महाराज की जोड़ी 1 पे 11 है, और ये भारतीय जनता पार्टी अब 11 हो गई है तो ये कांग्रेस की 12 बजा देगी। तो समय सबका मूल्यांकन करता है, कथ्य और तथ्य को बहुत बारीकी से, बहुत निष्पक्षता से परखता है। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में आगामी क्या कुछ नए सोपान आएंगे, देखना दिलचस्प रहेगा। IND 121 में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।